जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साइंस का यह सेट आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का शानदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है ओजोन परत को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। या पूछा गया प्रश्न एग्जाम में और बहुत ज्यादा पूछता है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉप्शन। डॉप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन यूनिट से मापी जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। पास्कल जो है दाब की इकाई है और एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई की सूक्ष्म इकाई है। सीएफसी गैसें जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहां ओजोन की बात है तो विश्व ओजोन दिवस मनाया कब जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एड्रिनल ग्रंथि किस ग्रंथि के साथ मिलकर कार्य करती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। आपसे पूछा कि एड्रिनल ग्रंथि जो है किस ग्रंथ के साथ मिलकर कार्य करती है और जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। एड्रिनल और थायराइड दोनों हार्मोन शरीर की ऊर्जा और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अग्नाशय जो इंसुलिन बनाता है और जनन ग्रंथि प्रजनन कार्यों से संबंधित है। थायराइड गले में स्थित होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मेटाबॉलिज्म शरीर के ऊर्जा उपयोग प्रक्रिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा कि अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। आपसे पूछा है कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथार्मोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखता है। हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है और एड्रेनालिन तनाव की स्थिति में कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और कहां होती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और कहां होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फीमर यानी कि जांग की हड्डी। फीमर हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसे जांग की हड्डी कहते हैं। जांग की हड्डी होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। या जांग में स्थित होती है। या शरीर का भार सहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो टिबिया जो है या पैर की हड्डी है लेकिन सबसे लंबी नहीं है। ह्यूमरस हाथ की लंबी हड्डी है और कपाल की हड्डी सिर की सुरक्षा करती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी, या भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है जो कान में होती है। फीमर कूल्हे और घुटने को जोड़ती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो कुल होती है वह 206 होती है। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है
इसका उपयोग केक, ब्रेड आदि को फुलाने में किया जाता है या अम्लता कम करने में भी उपयोगी होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जो है या वाशिंग सोडा कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर मार्बल का मुख्य घटक है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है एप्सम साल्ट कहलाता है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर CO2 गैस छोड़ता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने विकसित किया था। आपसे पूछा है कि पोलियो का टीका जो है सबसे पहले किसने विकसित किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है जोनास साल्क। जोनास साल्क इस प्रश्न का राइट आंसर है। डॉक्टर जोनास साल्क ने 1955 में पहला सफल पोलियो टीका विकसित किया या निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन था। पोलियो एक वायरस रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लुई पास्चर रेबीज वैक्सीन के लिए प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की और रॉबर्ट कोच बैक्टीरिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो अभियान का नारा है। पोलियो वायरस मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बताइए क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना के आगे। रेटिना के आगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका सुधार अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हेलोजन। हेलोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि आते हैं। ये अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। बाकी क्षारीय मृदा धातु जो ग्रुप 2 के तत्व हैं। संक्रमण धातु डी ब्लॉक तत्व होते हो। अक्रिय गैस ग्रुप 18 के तत्व हैं। हेलोजन का अर्थ लवण बनाने वाला होता है। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के किस भाग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाजी उपकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाजी उपकरण कोशिका में पदार्थों का पैकेजिंग और परिवहन करता है। इसी कारण इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। इस मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होते हैं। आपसे पूछा है कि इसमें से लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। आपसे पूछा कि इसमें से लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 होते हैं। यानी कि एक जोड़ी, अगर जोड़ी में पूछता तो एक जोड़ी और वैसे पूछा कितने होते हैं तो 2 होते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े होते हैं। इसमें 44 ऑटोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY तथा महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक जानकारी होती है। जीन DNA पर स्थित होते हैं। लिंग निर्धारण Y गुणसूत्र द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिलीन। एसिटिलीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सामान्यतः एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह गैस कैल्शियम कार्बाइड से उत्पन्न होती है। कृत्रिम पकाने से फलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक रूप से फल पकाने में एथिलीन गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मीथेन जो है ईंधन गैस है। ईथेन जो है फल पकाने में प्रयोग नहीं होता। प्रोपेन LPG का मुख्य घटक है। एथिलीन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा
है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है ताकि जंग ना लगे। आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है ताकि जंग ना लगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से क्रोमियम और निकिल मिलाए जाते हैं। क्रोमियम जंग से बचाने में मदद करता है या मिश्र धातु मजबूत और चमकदार होती है। इसका उपयोग बर्तन, मशीनें और चिकित्सा उपकरण बनाने में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तांबा और जस्ता पीतल बनाते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अलग मिश्र धातु हैं। क्रोमियम की पतली परत धातु को जंग से बचाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण स्थित होते हैं। आपसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण स्थित होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन B7 जिसे बायोटीन बोलते हैं की कमी से मुख्य रूप से कौन सी समस्या होती है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालों का झड़ना और त्वचा रोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। इसकी कमी से बाल झड़ना और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायोटीन बाल और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बायोटीन के स्वास्थ्य स्रोत कौन कौन से, तो अंडा, दूध, केला, मेवे। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है या एड्रेनोलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। एड्रेनोलिन शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती है। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि गुर्दों के ऊपर स्थित होता है। तनाव की स्थिति में हृदय गति बढ़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का पीएच मान कितना होता है जो इसे हल्की क्षारीय प्रकृति देता है। आपसे पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है जो इसे हल्की क्षारीय प्रकृति देता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4 होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.4 होता है या रक्त को हल्की क्षारीय प्रकृति देता है। पीएच में बहुत अधिक परिवर्तन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। रक्त का पीएच शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक होता है। 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल कहाँ स्थित होती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल कहाँ स्थित होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़े में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंडिबल मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है या निचले जबड़े में स्थित होती है या भोजन चबाने और बोलने में सहायता करती है या चेहरे की एकमात्र चलायमान हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। अगर यहीं से आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, ये कान के पास होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस समय और किस अंग से होती है। आपसे पूछा कि पौधों में बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस समय और किस अंग में होती है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रात या भोर में पत्तियों के सिरों से। बिंद स्त्राव वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे पानी की बूंदें बाहर निकालते हैं या मुख्यतः रात या सुबह के समय होती हैं। पानी पत्तियों के सिरों पर स्थित हाइड्रोथोडेस से निकलता है। यह प्रक्रिया जड़ दाब के कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन और जो है बिंदु स्त्राव अलग अलग प्रक्रिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
बिंदु स्राव में पानी तरल रूप से बाहर निकलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इन्फ्लुएंजा रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से फैलता है। आपसे पूछा है कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से फैलता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस यानी कि विषाणु से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल रोग है, यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। यह रोग छींकने, खांसने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में फैलता है। फ्लू मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। बाकी बात करें, फ्लू वैक्सीन प्रतिवर्ष लगाया जाता है इसके निवारण के लिए। वायरस जीवित कोशिका से बाहर सक्रिय नहीं रहते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जरा दूरदृष्टिता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि जरा दूरदृष्टिता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईफोकस लेंस। बाईफोकस लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जरा दूरदृष्टिता वृद्धावस्था में होने वाला दृष्टि दोष है। इसमें आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस में दो प्रकार के लेंस जुड़े होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अवतल लेंस मायोपिया में प्रयोग होता है, उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया में उपयोग होती है। जरा दूरदृष्टिता जो है सामान्यतः बढ़ती उम्र में होती है। आंख की लेंस मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, याद रखिए रोज की छोटी छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ा सिलेक्शन दिलाती है। मिलते हैं अगले और भी खतरनाक साइंस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।